नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था सब्जेक्ट का, भूगोल का, उसके अंतर्गत इनमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2 या 2 से अधिक प्रश्न आए थे उसमें से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें इसमें, और इसकी शुरुआत करते हैं। आज क्या है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें बताया कि विश्व में किसी देश की, क्या कहा कि विश्व में किसी देश की जनांगीय संरचना, जनसंख्या की संरचना किस प्रकार से है, डेमोग्राफी है ना, वो भावी मतलब भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए, भविष्य में जनसंख्या किस प्रकार से घटेगी बढ़ेगी क्या होगी, उसका अनुमान लगाने के लिए जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या संरचना और आने वाले समय में भविष्य में उस देश की जनसंख्या किस प्रकार से घटेगी या बढ़ेगी, तो भविष्य में उनका अनुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जो पश्चिमी देशों की जनसंख्या के अनुभव के आधार पर, जो पश्चिमी देशों की जो जनसंख्या थी उनमें जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए या उनके अनुभव को महसूस करते हुए इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया, जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन देशों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसको लागू किया था, इनको काम में लिया था। उसके बाद में जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि एक देश ग्रामीण, शिक्षित एवं कृषक समाज से, क्या बताया, सबसे पहले जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो कि अशिक्षित होती है, वो कृषक समाज के रूप में होती है और वो गांव में निवास करती है। तो क्या बताया, एक देश ग्रामीण, अशिक्षित एवं कृषक समाज से विकास करते हुए, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, जो कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में कहा जाएगा, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है और नगरीय और औद्योगिक विकास एवं शिक्षित समाज के रूप में बदलकर सामने आता है, या फिर बदल जाता है, या फिर सामने उभर कर आता है। जो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की अवस्था से निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर की अवस्था को प्राप्त करता है। क्या कहा इसमें कि एक देश ग्रामीण, अशिक्षित, कृषक समाज से विकास करते हुए, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और क्या करता है, नगरों में पहुंच जाता है और उनका औद्योगिक विकास की तरफ चला जाता है और वो शिक्षित समाज के रूप में उभर कर सामने आता है। जिससे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, जब लोग गांव में थे, अशिक्षित थे और कृषक समाज के रूप में थे, उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, उच्च थी। और अब जब जनसंख्या, जो लोग हैं वो नगरीय क्षेत्रों की तरफ पलायन कर गए हैं, नगरीय क्षेत्रों के रूप में बदल गए हैं और औद्योगिक विकास कर लिया उन लोगों ने और शिक्षित हो गए, तो वो लोग किस श्रेणी से किस श्रेणी की तरफ चले जाते हैं, वो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की अवस्था से, जब ये पहले थी ग्रामीण क्षेत्रों में, से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इसका सीधा सार ये है कि एक देश, पहले क्या होता है, एक देश की जनसंख्या गांव में निवास करती है, गांव में रहती है, अनपढ़ होती है, अशिक्षित होती है और उनका कार्य क्या होता है, कृषि कार्य करना, जो एक किसान के रूप में कार्य करती है। उस समय जो जनसंख्या रहती है गाँव में, वो गाँव में जो जनसंख्या रहती है वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, क्योंकि सभी प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं वगैरह है, इस प्रकार की खाद्य आपूर्ति है, ये सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है, या यूँ कहें कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। इसलिए वो वहाँ पर क्या है, जन्म दर भी बढ़ती है और मृत्यु दर भी बढ़ती है। और उसके बाद में कि वही देश विकास करता है, विकास की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है और गुजरने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जब नगरीय
जो नगरीकरण को प्राप्त कर लेता है और औद्योगिक विकास हो जाता है और वो अशिक्षित से शिक्षित की तरफ बढ़ जाता है। और शिक्षित से अशिक्षित से शिक्षित की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी उसकी तुलना में वो क्या कर लेता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब वो शिक्षित हो जाता है तो उसको अच्छे बुरे के बारे में पता लगने लग जाता है कि किसमें मेरा अच्छा भला है या किसमें भला नहीं है। इनके बारे में उनको सही गलत के बारे में परख करना लग जाता है। और वहाँ पर क्या है कि गाँव में सभी प्रकार के रोजगार नहीं मिल पाते हैं, चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल पा रही थी, और वही अभी वर्तमान फिर वही आगे नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्लानिंग कर जाता है। तो क्या होता है कि नगरों में उनको अच्छी सुख सुविधाएं भी मिलती है और उनको रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां फैल जाती है उनका सामना करने के लिए उनको चिकित्सा सुविधा भी पर्याप्त मिल जाती है। इसीलिए क्या कहा कि गाँव में क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, और नगरों की तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, जन्म दर और मृत्यु दोनों ही निम्न हो जाती है। और इस प्रकार से जब वो जन्म दर और मृत्यु दर उच्च से निम्न की तरफ बढ़ती है तो इसका एक शुरू से लगकर अंत तक का जो चक्र चलता है उसको उन्होंने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहा है। इसी में से एक प्रश्न आया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, जो क्या था, जिसमें इस प्रकार से बताया था, यहां से लिया गया था प्रश्न। कहां से उठाया गया, यहां से प्रश्न उठाया गया था, इस जगह से इस प्रकार से एक बॉक्स दिया था जिसमें ग्रामीण अशिक्षित और कृषक इस प्रकार से था, और इधर था नगरीय औद्योगिक विकास, और तीसरा पूछा था जिसमें दिया था, यहाँ से उठाया था, शिक्षित समाज। इस प्रकार से प्रश्न दिया था, और इसमें इस प्रकार से ऑप्शन एरो का निशान बना के दे दिया कि जनांगीय के संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय के संक्रमण सिद्धांत, और पूछा गया कि निम्न में से सत्य कथन है, उनमें से इस प्रकार का जो ऑप्शन था वो सत्य था। बाकी क्या दे दिया, इसी लाइन को उल्टी दे दी थी और इधर से नहीं दिया तो वो गलत हो गया, किसी को इनको आगे रख दिया और इसको आगे पीछे रख दिया तो अभी गलत है। उसके बाद में आगे देखते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का विकास किसने किया था, W.S. थॉम्पसन। उन्होंने कब किया था, 1929 1929। वह F.W. नोटेस्टीन ने 1945 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 3 अवस्थाओं में बांटा है, जो कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इस जगह से भी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, यहाँ से भी अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर प्रश्न पूछा गया था। अभी जो हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न उठाया गया था। उसमें कहा था कि थॉम्सन व नोटेस्टीन ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की या जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को अवस्थाओं में बताया है, या कितनी अवस्थाओं में बताया है, जिसमें 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ऑप्शन रखे थे। उनमें से 3 अवस्था
ये वाला सही था जिसमें 3 अवस्थाएं हैं। उसके बाद नोट, जनांगीय संगमन सिद्धांत को सामान्य रूप से अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो उसके आधार पर इसको 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। उसका एक डायग्राम बनाते हैं और उनके माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। दस, 20, 30, 40, 50। इधर अपने को 4 अवस्थाएं बनानी, 1, 2, 3 और ये 4। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है। हाँ, 10, 20, 30, 40 और ये 50। इधर जो लिखा है वो क्या चीज़ है उसको देखते हैं। इधर है इधर आपको लिखना है एरो बनाकर, जन्म दर ऑब्लिक मृत्यु दर, इस प्रकार से लिखना खड़ा सा। और उसके बाद नीचे लिखना है समय। ये जो है समय। उसके बाद ये 10, हाँ, उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी। यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो लाइन दर्शाएगी कुल जनसंख्या को, है ना। यहाँ से होती हुई वो सीधी ये बनाएगी है, जिसमें आपको लिखना है कुल जनसंख्या वृद्धि। कुल जनसंख्या वृद्धि। अब इसी के अंदर अपने को बताना है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के बारे में बताना है कि कहाँ पर जन्म दर उच्च रहती है, कहाँ पर मृत्यु दर उच्च रहती है। ये आपकी हो गई प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और ये चतुर्थ अवस्था। ये 40 से थोड़ा सा नीचे की इस प्रकार से बनाना है और इसको अलग कलर से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, यहाँ तक दर्शाना है। उसके बाद में इसको सीधा तृतीय अवस्था तक टूटते हुए लाना है। यहाँ तक इस प्रकार से टूटते हुए लाना। उसके बाद में वापस इसको इस प्रकार से रख देना। ये जो लाइन है ये लाइन दर्शाएगी
जन्म दर को प्रदर्शित करेगी। और उसके बाद एक ले लेते हैं अगली लाइन। इस प्रकार से ये, ठीक है। अब इनको दर्शाया जाता है कि कौन सी लाइन क्या दर्शा रही है। जो ये जो लाइन थी वो दर्शाएगी जन्म दर, ठीक है। और ये जो लाइन थी वो दर्शाएगी मृत्यु दर को, जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाएगी। जिसमें पहली जो अवस्था है उस अवस्था को ऊंची स्थिरता की अवस्था का नाम दिया गया। क्या कहा? ऊंची स्थिरता की अवस्था कहा गया। ऊंची स्थिरता की अवस्था, ऊंची स्थिरता की अवस्था नाम दिया। ऊंची स्थिरता की अवस्था नाम दिया पहली अवस्था को। और दूसरी को कहा है शीघ्र बढ़ती अवस्था। शीघ्र बढ़ती अवस्था नाम दिया है। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है उस तीसरी अवस्था को नाम दिया धीरे धीरे बढ़ती अवस्था। धीरे धीरे बढ़ती अवस्था, धीरे धीरे बढ़ती अवस्था का नाम दिया गया है। उसके बाद में चौथी जो अवस्था है उस अवस्था को नाम दिया है नीची स्थिरता की अवस्था। क्या नाम दिया? नीची स्थिरता की अवस्था। नीची स्थिरता की अवस्था, नीची स्थिरता की अवस्था का नाम दिया है। उसके बाद में इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसको कहा है कि ऊंची स्थिरता की अवस्था कि इस जगह पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी? उच्च थी। उसके बाद में शीघ्र बढ़ती जनसंख्या, इसमें जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ गिरती आ रही थी। और इस अवस्था के अंदर धीरे धीरे बढ़ती अवस्था मतलब दोनों ही धीरे धीरे क्या हो रही है? करती हुई आ रही थी। और इस अवस्था में दोनों ही अधिकतर अत्यधिक गिर जाती है और आगे जाकर स्थिर हो जाती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। अलग अलग अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। पहली प्रथम अवस्था, इसमें क्या बताया? इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है। कि प्रथम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि नगण्य रूप में होती है। क्या होती है? जनसंख्या में वृद्धि क्या देखी जाती है? नगण्य, न के बराबर वृद्धि देखी जाती है। इसमें से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में या जनांगीकी निम्न में से जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि नगण्य होती है? जिसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, इस प्रकार से ऑप्शन रखे जा सकते हैं और उसमें सही आंसर होगा पहला, प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था के अंदर क्या है? जनसंख्या वृद्धि नगण्य होती है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है।
उसके बाद विश्व के इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो उसके बारे में बताया कि विश्व के अल्प विकसित व पिछड़े देश जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है और पिछड़े जो देश है वो इस अवस्था में आते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के पिछड़े देश, अफ्रीका महाद्वीप के जो पिछड़े देश है वो सारे इसमें आते हैं। और एक नोट लगा के एक विशेषता बता रखी है कि भारत भी 1921 से पहले इसी श्रेणी में आता था। क्या बताया इसमें, 1921 ईस्वी से पहले भारत, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश इसी अवस्था में आते थे। उसके बाद में द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या बताया है, इस अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है, जो कि 35 प्रति हज़ार, 35 व्यक्ति प्रति हज़ार कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें जिस गति से जन्म दर बढ़ रही थी प्रथम अवस्था के अंदर, उस दर में 35 व्यक्ति प्लस हो गए थे। तथा कृषि विकास एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं के विकास से इस अवस्था के अंदर इन चीज़ों का विकास नहीं हो पाया था। किसका, कृषि विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया था। इसीलिए इस जगह पर क्या थी, जन्म दर तो उच्च थी लेकिन मृत्यु दर भी उच्च थी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि इस अवस्था में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है जो कि इतनी है 35 व्यक्ति और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या, कृषि विकास और स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं के विकास से सारी सुविधाएं उनको मिलने लग जाती है, जिससे क्या होता है, मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है। जिस दर से मृत्यु दर गिर रही थी उस दर से नहीं गिरती, उससे ज़्यादा मृत्यु दर गिरना शुरू हो जाती है, जिसमें 15 से 20 व्यक्ति प्रति हज़ार, प्रति 1000 जो बच्चे मर रहे थे या व्यक्ति मर रहे थे उनमें से और ज़्यादा 10 से 15 व्यक्ति और ज़्यादा मरने लग जाते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया। क्या बताया इसमें, मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है, क्योंकि इस प्रकार की सुविधाएं मिलने लग जाती है तो मृत्यु दर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। गिरावट मतलब मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो उसमें जो 1000 व्यक्ति मर रहे थे उनमें से क्या हो गया, 15 से 20 व्यक्ति कम मरने लगे, और जिस गति से मृत्यु दर हो रही थी उसमें 10 से 15 व्यक्ति और कम मरने लगे। तो क्या हो गया, इसमें जन्म दर उच्च बनी रहती है, लेकिन इस प्रकार की सुविधाएं मिलने के कारण क्या हो जाता है, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, मृत्यु दर गिरना धीमी हो जाती है, मतलब उसमें काफ़ी धीमी गति से उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है क्यों, क्योंकि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर जो है वो मृत्यु दर क्या हो रही है, गिर रही है, कम लोग मर रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश और उत्तरी भारत आते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था के अंतर्गत, या फिर यूँ कि बांग्लादेश निम्न में से किस अवस्था के अंतर्गत, या बांग्लादेश जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो उसमें कौन सा आएगा, द्वितीय अवस्था। और पूछ लिया कि उत्तरी भारत जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्थाओं में शामिल है या किस अवस्था में आता है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा द्वितीय अवस्था। इनमें से किसी भी देश के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है तृतीय अवस्था, जिसे धीरे धीरे बढ़ती अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, धीरे धीरे बढ़ती अवस्था। इसमें क्या बताया, इस अवस्था में जन्म दर में तेजी से गिरावट आती है, मतलब जनसंख्या जन्म दर में तेजी से गिरावट आती है, कम जनसंख्या बढ़ती है, मतलब उसमें जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या गिर जाती है, तथा मृत्यु दर भी लगातार गिरती जाती है और मरने वाली संख्या भी कम हो जाती है। जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाती है, जन्म दर भी कंट्रोल हो जाती है और मृत्यु दर भी कंट्रोल हो जाती है, जिसे जनसंख्या वृद्धि में धीमी गति से होती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है, धीमी गति से होती है। ये भी आ सकता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में
जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से होती है, या धीमी गति की अवस्था कहा गया है, या धीरे धीरे बढ़ती अवस्था कहा गया, तो वो है तीसरी अवस्था। क्योंकि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, दोनों ही गिर जाती है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? चीन, दक्षिणी कोरिया, अर्जेंटीना जिसे अर्जेंटीना भी कहते हैं, उरुग्वे और दक्षिण भारत इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है चतुर्थ अवस्था, जिसे क्या कहा गया, निची स्थिरता वाली अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही अति निम्न व संतुलित हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दोनों ही गिर जाती है और एक संतुलन की अवस्था में बन जाती है। इसे उच्च विकास की घोतक अवस्था माना जाता है। जिस जगह पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अति निम्न हो जाती है, संतुलन की अवस्था में हो जाती है, उस देश का जो विकास होता है वो उच्च माना जाता है। तो इसमें क्या कहा कि उच्च विकास की घोतक अवस्था माना जाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को उच्च विकास की घोतक अवस्था के नाम से जाना जाता है, का रूप माना जाता है? तो आपका आंसर आएगा चतुर्थ अवस्था। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, वो देख लेते हैं। इस अवस्था में यूरोप के देश, यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान देश आते हैं। ये देशों की बात हो गई है। उसके बाद अपने भारत का भी, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। कि भारत का गोवा राज्य चतुर्थ अवस्था में ही आता है। भारत का गोवा राज्य चतुर्थ अवस्था के अंदर आता है। और इस अवस्था में जो देश आते हैं उन देश किस श्रेणी में आते हैं? उच्च विकास की श्रेणी में आते हैं, कि उन देशों का विकास उच्च होता है। आगे देखते हैं। अगर बात की जाए कि उत्तर भारत किस अवस्था में आता है, या जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत भारत, उत्तर भारत, या फिर यूँ कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उत्तर भारत आता है, तो उसमें आपका आंसर आएगा द्वितीय अवस्था। और अगर पूछ जाता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में दक्षिण भारत आता है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका नंबर 3 या तीसरी अवस्था। और भारत का कौन सा राज्य या भारत का गोवा राज्य जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में आता है, तो उसमें आपका आ जाएगा गोवा किस अवस्था में आ जाता है? चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद में अगर बात की जाए संपूर्ण भारत की दृष्टि से, कि पूरा भारत की बात की जाए, तो संपूर्ण भारत की दृष्टि से भारत कौन सी अवस्था में आएगा, तो वो कौन सा है? तृतीय अवस्था। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भारत को शामिल किया जाता है, तो संपूर्ण भारत की अगर बात की जाती है तो वो कौन सी अवस्था में आएगा? तीसरी अवस्था के अंतर्गत आएगा। ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद सीपी ब्लेकर विद्वान था जिन्होंने क्या कहा, सीपी ब्लेकर ने भी इस सिद्धांत पर विचार रखते हुए बताया कि कोई भी देश जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं से गुजरता है। क्या कहा? सीपी ब्लेकर ने क्या कहा था कि कोई भी देश जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और इसकी 5वीं जो अवस्था थी उसको कॉलिन क्लार्क ने, क्या नाम था? कॉलिन क्लार्क ने ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था कहा है। तो ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था किसने और किस अवस्था का है? तो कॉलिन क्लार्क ने 5वीं अवस्था को ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था कहा है। उसके बाद आता है जीवन प्रत्याशा, कि मानव किस प्रकार से सुविधाओं का लाभ लेते हुए उनकी उम्र क्या है, वो उनके जीवन जीने की आशा, मतलब कितने लंबे समय तक वो जी सकता है, उनके बारे में बताया गया है। कि विश्व में किसी भी देश की संतुलित भोजन की दशाएं, क्या है? विश्व में किसी देश की संतुलित भोजन की दशाएं एवं चिकित्सा
स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर जन्म के समय जीवन की औसत आयु ही जीवन प्रत्याशा कहलाती है, कि उनके जीवन जीने की उम्र क्या है, कितने वर्ष तक वो जिएगा, वो उम्र क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाले देश कौन कौन से हैं और न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाले देश कौन कौन से हैं। इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनमें देखते हैं कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाले देश कौन कौन से हैं, जिनका अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा उससे कम घटते हुए क्रम में आएंगे। तो पहला है हांगकांग, जिनकी क्या बता रखी है, 84.63 वर्ष, मतलब 84 वर्ष से ऊपर लोगों की उम्र है, इतने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं हांगकांग के। और दूसरे नंबर पर जापान, जापान की कितनी है, 84.43 वर्ष, वो ये भी है 84 वर्ष से ऊपर लोग जीवित रहते हैं यहाँ के लोग भी। उसके बाद नंबर 3 पर आता है मकाऊ, नंबर 4 स्विट्जरलैंड, और नंबर 5 सिंगापुर। और अपने भारत की बात कर लेते हैं। भारत वैसे छठे नंबर पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम भारत के निवासी हैं तो भारत की बात कर लेते हैं कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा है 69.7 वर्ष। क्योंकि कभी कभी क्या है कि इनका क्रम ना पूछकर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वो कितनी है, 69.7 वर्ष। कि भारत के जो निवासी है वो लगभग 70 वर्ष की उम्र में ही मर जाते हैं, 70 वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं लगभग, है ना। और एक जीरो माने तो 69.7 वर्ष के बारे में बताया गया। उसके बाद न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाले देश ये भी अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है ना। पहला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उनकी जीवन प्रत्याशा है 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं। इनके जो वर्ष है उनके बारे में एक बार पुनः देखेंगे। यहाँ पर इनके जो क्रम है वो देख लेते हैं। इनके जो क्रम है कि न्यूनतम जीवन प्रत्याशा, सबसे कम लोग किस देश में जीवित रहते हैं, कि किस देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा कम है, तो वो है मध्य अफ्रीकन गणराज्य। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लेसोथो, उसके बाद है चाड, और उसके बाद में है सियरा लियो चौथा। ये इनका क्रम है। उसके बाद में महाद्वीपों की दृष्टि से देखा जाए कि महाद्वीपों की दृष्टि से किस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक है और किस देश की जीवन प्रत्याशा कम है या न्यूनतम है, तो उसकी बात करते हैं। तो महाद्वीपों की दृष्टि से सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा यूरोप महाद्वीप की है और न्यूनतम जीवन प्रत्याशा कौन से महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक रहा, जनांगीय संगमन सिद्धांत और जीवन प्रत्याशा, जो कि आज पूरा हो चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में दे रखा है। और साथ ही साथ कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी, कंपटीशन में भी अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं होती है उसके अंतर्गत भी अगर ये टॉपिक है उसमें, तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था भूगोल विषय का, उसके अंतर्गत इनमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और किसी एक टॉपिक में से 2 या 3 प्रश्न पूछना मायने रखता है, जो कि हमने पढ़ा है उनमें से सटीक आंसर आ जाता है, तो हम उसको सही कर पाते हैं तो अपने को अच्छा लगता है। इसलिए इसके ऊपर थोड़ा जोर देवे, ध्यान देवे, और आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।